देखो कोरिजन, हम लोग अपने आसपास में अगर बहुत सारे मेटल्स को देखते होंगे, ऐसे हमारे आसपास में बहुत सारे मेटल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल भी हैं और हम अपने डेली लाइफ में उनका यूज़ भी करते हैं। चाहे वो आपका आयरन रॉड हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, एल्युमिनियम हो और मेनी मोर, बहुत सारे मेटल्स हैं। लेकिन एक चीज़ सारे मेटल्स में कॉमन होता है कि अगर किसी मेटल्स को छोड़ दिया जाए ओपन एयर में, या आप कहिए तो थोड़ा सा मॉइस्ट एयर में, तो धीरे धीरे देखोगे ना कि वो अपना कलर को लॉस करता है, वो अपना कलर उसका धीरे धीरे चेंज करते जाता है। और सबसे कॉमन आप आयरन को देखोगे कि हम लोग क्या होता है कि अपने जब भी कहीं पे कंस्ट्रक्शन होता है घर का, तो हम लोग आयरन रॉड को लाते हैं और आयरन रॉड को लाने के बाद अगर उसको ओपन एरिया जैसे कहीं छत पे या बाहर कहीं भी छोड़ देते और किसी कारण से अगर बारिश उरिश हो गया या बारिश नहीं भी हुआ, अगर मॉइस्चर है, तो देखोगे बहुत तेज़ी से उस आयरन रॉड का कलर चेंज हो जाता है। और किस तरह का कलर होता है वो सब आपको पता है और आपके दिमाग में भी फिट है। सवाल यहाँ आता है कि आखिर उसका कलर चेंज क्यों करता है, और अगर उसका कलर चेंज करता है तो क्या इससे कोई नुकसान है या क्या उसका कोई इल इफ़ेक्ट उस मेटल के ऊपर पड़ता है। तो हम कहते हैं हाँ, उसके ऊपर उसका इल इफ़ेक्ट पड़ता है। मेटल जो होता है वो अपना स्ट्रेंथ को लॉस करता है। आपको लगता हो कि जस्ट वो कलर चेंज कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपना कलर नहीं चेंज करता है, वो अपना बिहेवियर भी चेंज कर जाता है। और जो कलर होता है वो एक दूसरा कंपाउंड होता है। अब ये कौन सा कंपाउंड होता है, तो बोर्ड पे आपका 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिल्वर, मम्मी लोग सिल्वर का ज्वेलरी पहनती होगी, चाहे वो पायल हो या कुछ भी सिल्वर का। सिल्वर में कॉमनली देखोगे कि सिल्वर जो होता है आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद ब्लैक कलर का हो जाता है। फिर बात आती है कि सिल्वर जो होता है ब्लैक कलर का क्यों हो जाता है। तो सिल्वर के बारे में बात किया जाता है कि सिल्वर जो होता है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर सल्फाइड बना लेता है। सिल्वर सल्फाइड जो होता है एक ब्लैक कलर का होता है, और वो जो भी मान ले कि एक ज्वेलरी है सिल्वर का, तो ऊपर में क्या करता है कि ये सल्फर से रिएक्ट करके और क्या बना लेगा, सिल्वर सल्फाइड। इतना लेयर ऊपर का जो मेटल है, अब ये जो पूरा का पूरा लेयर है ये सिल्वर सल्फाइड है। इसमें अब आप मान के चलिए कि सिल्वर वाला बिहेवियर नहीं रह गया और ये ब्लैक हो गया। अब किसी ज्वेलरी वाले के पास जाओगे और सोचोगे कि इसको हम साफ़ करा दे मतलब हम लोग सोचते हैं कि फिर से वो वापस सिल्वर अपने कलर में आ जाए। तो वो क्या करेगा कि जस्ट इस पोर्शन को रब कर देता है। रब करेगा तो अब यहाँ से आप इसको रब कर दीजिए, क्योंकि इसके नीचे आपका प्योर सिल्वर है। फिर क्या होगा कि थोड़ा देर छोड़िएगा तो फिर ये जो लेयर है फिर सिल्वर सल्फाइड बना लेगा, फिर ब्लैक कलर का हो जाएगा। फिर इसको रब कर दीजिए, फिर कुछ दिन के बाद फिर ये सिल्वर सल्फाइड बनेगा, फिर ऐसे हटाते जाइए। धीरे धीरे आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका ज्वेलरी है वो पतला होते जा रहा है, पतला 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 कमज़ोर होते होते एक समय आएगा कि वो टूट जाएगा या गायब ही हो जाएगा। वैसे ही आयरन होता है। आयरन के बारे में आप कॉमनली देखे होंगे कि कहीं पे लोहे का गेट होगा, और कहीं पे लोहे का अगर गेट होता है तो ज़्यादातर जो पुराना गेट होता है ना, देखोगे कि झड़ा हुआ रहता है। मतलब उसका जो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि ये लोहे का पूरा पहले से पुराना कोई गेट है, तो आप नीचे देखिएगा कि नीचे वाला पोर्शन कुछ ऐसे रहता है, मतलब ये टूटा हुआ ऐसे। देखे हो, गौर करना, इस तरह से आप देखिएगा टूटा हुआ, और बाकी पोर्शन भी देखिएगा ना तो एकदम झड़ा हुआ, एकदम पतला सा हो जाता है। इवन अगर आपका जो ग्रिल होता है, बहुत सारा जो पुराने बिल्डिंग में आप ग्रिल देखिएगा, तो ग्रिल जो होता है उसका जो आयरन रॉड होता है वो आप देखिएगा साइड से एकदम पतला हो जाएगा। इतना पतला रहेगा कि अगर आप एक हाथ मारिए तो वो टूट भी सकता है। सोचने वाला बात है कि आखिर ये जो आयरन का ग्रिल है
ये इतना पतला कैसे हो गया, या इतना कमजोर कैसे हो गया? क्या शुरू से ही वो ऐसा था, या यहाँ पे जो गेट था, गेट तो ये पूरा पूरा होना चाहिए था, फिर ये गेट नीचे से ऐसा कैसे हो गया? आप ज्यादातर देखेंगे तो गेट का ये नीचे वाला पोर्शन ऐसा होता है, ऊपर वाला पोर्शन रस्ट लगता है, उसको रस्ट करते हैं, आयरन में जो लगता है ना उसको हम लोग रस्ट करते हैं, बोलता है जंग लग गया। तो ऊपर वाला पोर्शन भी नहीं लगता है, नीचे वाला पोर्शन ज्यादातर झड़ा हुआ रहता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो एक्चुअली क्या होता है कि सिल्वर जो होता है मॉइस्ट एयर से, मॉइस्ट एयर मतलब समझ लो जिसमें कि वाटर है और ऑक्सीजन है, उससे रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद रस्ट का फॉर्मेशन करता है। रस्ट जो होता है एकदम समझिए कि मिट्टी के टाइप का होता है। अब जैसे कि आप देखे होंगे भी कि अगर आप ब्राउन फ्लैकी मतलब अगर झड़ने लायक, अब जैसे कि यहाँ पे आपका आयरन रॉड है, अब ये वाला जो पोर्शन है ऊपर का पोर्शन, अब ऊपर का पोर्शन मान लिए कि यहाँ पे ये पोर्शन मॉइस्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और क्या बना लिया? सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड कहिए या आप कह सकते हैं कि वो रस्ट। जैसी रस्ट लगेगा, इसको आप कपड़े से भी साफ करोगे ना तो देखोगे कि ये झड़ जाएगा। रस्ट देखते होगे, अगर आप सिलेंडर उठाए होगे तो पीठ में आपका ब्राउन ब्राउन लग जाता है, वो क्या रहता है? वो रस्ट रहता है। तो मेटल मिट्टी के तरह कैसे हो गया? तो एक्चुअली क्या होता है कि मेटल जो होता है मॉइस्ट एयर से मिलकर के कंपाउंड बनाता है, सिल्वर ऑक्साइड। और सिल्वर ऑक्साइड जो होता है एज कंपेयर टू आयरन काफ़ी कमज़ोर होता है, लिखा ही हुआ है, फ्लैकी होता है, वो झड़ जाता है। झड़ते एक समय आएगा कि पूरा का पूरा आयरन रॉड आपका झड़ के ख़त्म हो जाएगा। ये तो कॉमन है। कॉपर का देखोगे, कॉपर जो होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है जो बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है। अगर आपके घर में तांबे का बर्तन होगा, कॉपर आप जानते हैं तांबा, तो तांबे का बर्तन देखोगे हल्का हल्का ग्रीनिश टाइप का वो लेयर बना लेता है। तांबे का बर्तन पर ग्रीन ग्रीन कलर का कहीं कहीं पर देखोगे, वह एक्चुअली में कॉपर कार्बोनेट रहता है। कुल मिलाकर के कोरिजन का मतलब क्या हुआ? कोरिजन में देखिएगा कि कोई भी मेटल जो होता है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट या तो कभी सल्फर या ऑक्सीजन या कार्बन से रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और वो कंपाउंड क्या होता है कि एज कंपेयर टू द मेटल काफ़ी कमज़ोर होता है और वो झड़ जाता है, जिसके कारण आपका मेटल जो होता है वो धीरे धीरे कमज़ोर होते चला जाता है, या आप कहिए तो पतला होते चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि कमज़ोर होकर पूरी तरह से टूट जाता है। आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू इंट्रैक्शन विथ इन्वायरमेंट, कि मेटल जो होता है जब भी इन्वायरमेंट से इंट्रैक्ट करता है तो उसका स्लो डिस्ट्रक्शन होता है। स्लो डिस्ट्रक्शन मतलब धीरे धीरे करके वो बर्बाद होता है, और इसी स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल को हम लोग कोरिजन कहते हैं। और उसमें एक एग्जाम्पल आपका रस्टिंग का भी आता है जो कि लोहे में आपको लगा हुआ रहता है। अब फिर से हम गेट के बारे में बात करते हैं। गेट का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो तेजी से डिस्ट्रक्ट करता है एज कंपेयर टू द अपर पोर्शन। ऐसा क्यों? तो फिर आप देखिएगा कि जो भी कोरिजन होता है, कोरिजन के लिए आप देखिएगा बुक में आपको एक दिया हुआ है कि आप 3 जार लीजिए, 3 जार लेने बोला है। एक जार में क्या है कि सिर्फ एयर है लेकिन उसमें मॉइस्चर नहीं है, ठीक। दूसरा जार में वाटर है लेकिन एयर नहीं है, और तीसरे जार में तीनों है। मान लिए बुक में हो सकता है कि आगे पीछे अरेंजमेंट हो, लेकिन कुल मिलाकर के यही 3 चीज़ें है कि एक जार है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? एयर है, ठीक है। इसमें एक आयरन रॉड डाल दिए। दूसरा एक लिए, इसमें क्या किए हैं कि सिर्फ वाटर रखे हैं, डिस्टिल्ड वाटर, और ऊपर से पैक कर दिए हैं, या कुछ इस तरह का सब्सटेंस को डाल दिए हैं
जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि जैसे देखिए, बुक देखें, देखो इसमें क्या किया गया कि कैल्शियम क्लोराइड को डाल दिया गया। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है कि वाटर को या मॉइस्चर को, जो एयर में मॉइस्चर होता है, वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। नहीं, इसमें डाले हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग 3 जार लिए, एक जार लिए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर है मान लिए, ठीक है ना। इसमें आपका वाटर है, इसमें आयरन रॉड डाल दिए। इसमें वाटर है लेकिन मॉइस्चर नहीं है, ये हो गया आपका ए। दूसरा क्या किए कि एक और जार लिए और इसके अंदर क्या किया कि कुछ इस तरह का सब्सटेंस रख दिए जो कि एयर के अंदर का मॉइस्चर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे है कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड को यहां पर रख दिए। ये कैल्शियम क्लोराइड क्या किया कि इस एयर, इस जार के अंदर का जो एयर था उसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर था सारा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहां पे इसके अंदर सिर्फ अब क्या बचा, एयर। यहां पे सिर्फ एयर है, एयर में मॉइस्चर नहीं है, ये हो गया बी। यहां पे सिर्फ वाटर है, मॉइस्चर नहीं है। और तीसरा लिए जिसमें कि मॉइस्चर भी है और एयर भी है, मतलब मॉइस्चर भी है मतलब कि अब पानी भी है और एयर भी है, ठीक है। अब आपको देखना है कि किस में रस्ट लगेगा। पहला में रस्ट नहीं लगेगा, दूसरा में भी रस्ट नहीं लगेगा और तीसरा में रस्ट लगेगा। कुल मिलाकर के कंक्लूजन ये निकलता है इससे, इस एक्टिविटी से, कि कोरिजन के लिए 2 चीज नेसेसरी है। इवन आप रस्टिंग कहते हो तो रस्टिंग के लिए 2 चीज नेसेसरी है, एक मॉइस्चर और दूसरा एयर। एयर मतलब ऑक्सीजन, कि वहाँ पे एयर होना चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए। अगर एयर और मॉइस्चर हुआ तब तो कोरिजन होगा, नहीं तो कोरिजन नहीं होगा। तो फिर इसको अगर दिमाग में रखो तो अब तुम गेट को ध्यान से दो, देखोगे तो गेट का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में ज़्यादा आता है, मतलब वहाँ पानी उनी ज़्यादा पड़ता है। तो जहाँ पानी ज़्यादा पड़ता है एयर तो है ही, तो इसके कारण क्या होता है कि उसका तेज़ी से कोरिजन होता है या तेज़ी से उसमें रस्ट लगता है और इस तरीके से उसका तेज़ी से डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो जो आप कहीं भी देखोगे ग्रिल या गेट या कोई भी चीज़, तो उसका नीचे वाला पोर्शन तेज़ी से डिस्ट्रक्ट कर जाता है और ऊपर का पोर्शन चूंकि वहाँ पर मॉइस्चर कम मिलता है तो वहाँ पे डिस्ट्रक्शन काफ़ी स्लो होता है, ठीक है। तो कोरिजन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेटल ड्यू टू इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, मतलब कि मेटल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है तो जो उसका स्लो डिस्ट्रक्शन होता है उसी को हम कोरिजन कहते हैं। यहाँ पे इस स्टेटमेंट एक मेन चीज़ क्या है, इंटरेक्शन विथ इन्वायरमेंट, मतलब मेटल अगर इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा तो ही डिस्ट्रक्शन होगा और नहीं तो नहीं होगा। आप सिल्वर ले लो या आयरन ले लो या कोई भी मेटल ले लो और उसको एकदम पूरा अच्छे से सील पैक कर दो और सील पैक करके कहीं पे रख दो तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर तक वो सेफ रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। अब उसी से रिलेटेड हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन। अब आपको पता चल गया कि आयरन को, अगर मान ली मेरे पास आयरन का गेट है, गेट को लगा दिए, अगर वो गेट इंटरेक्ट करेगा विथ एयर और मॉइस्चर तो उसका स्लो डिस्ट्रक्शन होगा। या अगर आपके घर में माँ बहन जो भी हैं वो सिल्वर का ज्वेलरी पहनेगी तो उसका कलर ब्लैक होगा। या अगर आप अपने घर में कॉपर का अटेंसिल्स यूज़ करते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं, तो उसका जो कलर है वो चेंज होगा, वो डिस्ट्रैक्ट होगा। बात आती है कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट करना है आपको। अब इसमें तो 2 चीज़ है, पैर पीछे करो,
इसमें दो चीज़ है। पहला चीज़ ये है कि आप या तो मेटल को यूज़ ही मत करो, मेटल को यूज़ नहीं करो, उसको सील पैक करके बक्से के अंदर डाल दो, तो किसी तरह का कोई भी डिस्ट्रक्शन तो होने से रहा, एकदम लंबे टाइम तक वो सेफ रहेगा। तो क्या ये आइडिया सही है? अगर यही काम करना रहेगा तो फिर हम यूज़ क्यों करेंगे? फिर यूज़ हुआ कहाँ? हमको मेटल को यूज़ करना है, तो मेटल को यूज़ करना है और कोरिजन से भी बचाना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोरिजन से बचाना है, हमको यूज़ भी करना है। तो यूज़ करते हुए कोरिजन से कैसे बचाएंगे? तो उसी के लिए कुछ मेथड्स होता है। उसमें कुछ मेथड आप बहुत लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हो, जिसमें आपका एक आता है पेंटिंग, कि कोई भी आयरन रॉड या ग्रिल उरिल आप जितना भी देखो गेट उट, हम उसको पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होता है कि जो आयरन होता है और जो एयर होता है उसके बीच में एक लेयर बन जाता है पेंट का। वो लेयर क्या होता है कि आयरन को फर्दर एयर से इंटरेक्ट नहीं करने देता है। लेकिन देखो कहीं पे जहाँ पर पेंट छूट जाता हल्का, कहीं कहीं पे देखो ना गेट उट में, तो पेंट जहाँ छूट जाता है, जहाँ पेंट छूटेगा वहाँ पर फिर रस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो पेंट क्या काम करता है कि पेंट एक तरह से बैरियर का काम कर रहा है, वो एक ऐसा बैरियर जो कि इन्वायरमेंट को मेटल के साथ इंटरेक्ट होने से रोक रहा है, और जिसके कारण उसका कोरिजन भी रुक जाता। यह नहीं होता। या इवन आप वायलिंग करते हैं, वायलिंग भी वही काम करता है कि मेटल और आपका एयर के बीच में एक बैरियर का काम करता है, इंटरेक्ट नहीं होता। तो आपका पेंटिंग, ग्रेसिंग, वायलिंग, ये सब एक सिंपल सा मेथड है जो एक बीच में मेटल, मान लिया कि ये आपका मेटल है, यहाँ पे अगर आप पेंट चढ़ा दिए, या तो ये पेंट है या ग्रेसिंग है, वायलिंग है, और ये आपका मान लिया कि मॉइस्ट एयर है, क्योंकि मॉइस्ट एयर जरूरी है कोरिजन के लिए। तो अब आपको दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पे ये तो लेयर है पूरा का पूरा, पेंट का है चाहे ग्रेस का, मेटल अंदर है, तो मॉइस्ट एयर इस मेटल से इंटरेक्ट कैसे करेगा? क्योंकि बीच में तो बैरियर है। तो जब तक ये बैरियर रहेगा तब तक मेटल जो होता है मॉइस्ट एयर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, और तब तक वो कोरिजन से बचा रहेगा। और ये सबसे सिंपल उपाय है। हम लोग अपने घर के अंदर में गेट, ग्रिल, ये सब चीज़ों को हम लोग इसी तरीके से करते हैं या प्रिवेंट करते हैं लंबे टाइम तक। और टाइम टू टाइम हम लोग को पेंट करते रहना पड़ता है। पेंट देखते हो ना कि पेंट छूट जाता है, फिर हम लोग पेंट कर देते हैं, फिर पेंट छूटता है, फिर जो। अभी हम लोग को पढ़ना है दो मेथड, एक तो पढ़ना है गैल्वेनाइजेशन और दूसरा पढ़ना है एलोइंग क्लास 10th में। पहला होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन होता क्या? तो एक्चुअली में हम लोग आयरन और स्टील के ऊपर में जिंक का एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है। आयरन और स्टील जो है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, और ये जो जिंक का लेयर है वो प्रिवेंट करता है आयरन एंड स्टील फ्रॉम द कोरिजन। अब ऐसा कैसे होता है? और कभी कभी तुम जानते हो कि अगर एक मान लिए कि जैसे ये आपका मान लिए कि आयरन है, ठीक है, और इसके ऊपर में आप जिंक का लेयर चढ़ा दिए Zn, ठीक है। अब ये जो जिंक का लेयर है इस आयरन को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम द कोरिजन। कैसे करेगा? ये एक बात हुआ। दूसरी बात यह है कि अगर ये जिंक का लेयर हट भी जाता है तो भी इसमें कोरिजन नहीं होगा, या इवन समझिए कि आयरन में रस्ट नहीं लगेगा। कैसे? तो एक्चुअली क्या होता है कि आपको पता होगा कि एज कंपेयर टू द आयरन, जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब कि वो ज़्यादा इजीली अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है एज कंपेयर टू द आयरन। आयरन के कंपेयर में जिंक जो होता है बहुत इजीली अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, ठीक, इस ऑक्सीजन के साथ जिंक कंबाइन कर जाता है, और जिंक कंबाइन करने के बाद बना लेता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो होता है जिंक से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है,
समझ में आया? जिंक ऑक्साइड जो होता है जिंक से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और यही जो लेयर है वो प्रिवेंट करता है आयरन को फ्रॉम द कोरिजन। अगर जिंक हट भी गया तो क्या, जिंक ऑक्साइड का लेयर तो है ना, उसको प्रिवेंट करता रहेगा। क्लियर? तो गैल्वेनाइजेशन क्या मेथड है? तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है इन विच वी लेयरिंग आयरन एंड स्टील विथ जिंक। जिंक से हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं चारों तरफ से। दैट्स अ गैल्वेनाइजेशन। बोर्ड में आपसे गैल्वेनाइजेशन पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन? ठीक है। एलोइंग, एलोइंग भी आप अच्छे से वाकिफ हो गए, भले आप पढ़े होगे इसके बारे में कि कहाँ पे क्या कैसे होता है नहीं होता है, लेकिन आप एलोइंग के बारे में जानते होगे क्या होता है, पहले वो समझिए। हम लोग घर के अंदर में बहुत सारे बर्तन यूज करते हैं, लाइक स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या कोई एक मेटल है? नहीं, वो मेटल नहीं है। दो या दो से ज्यादा मेटल के मिलने से आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। समझ में आया? उसी तरीके से आप अपने घर में ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज ऐसे हम लोग इंग्लिश वर्ड है, या ब्रास, ब्रॉन्ज और ब्रास दो वर्ड हुआ। ब्रॉन्ज और ब्रास आप जानते होंगे। ब्रॉन्ज का बर्तन तो आपके घर में होगा पीतल, ऐसे उसको हम लोग पीतल का बर्तन करते हैं। पीतल कोई मेटल नहीं है, वो दो या दो से ज्यादा मेटल के मिलने से बना हुआ है। ब्रास, उसको हम लोग कांसा कहते हैं, कांसे का भी बर्तन हम लोग के पास होगा, वो भी कोई मेटल उटल नहीं है, वो भी दो मेटल से मिल के बना हुआ है। उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे हम लोग क्या करते हैं कि दो या दो से ज्यादा मेटल को आपस में मिला देते हैं, तो जो हम लोग को मिलता है उसी को हम लोग एलॉय कहते हैं। एक्चुअली में एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल और नॉन मेटल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटल, मेटल और नॉन मेटल दोनों को हम मिलाते हैं। क्लियर? तो मेटल को भी, दो मेटल को भी मिला सकते हैं एलॉय बनाते समय, दो से ज्यादा मेटल को भी मिला सकते हैं, या वहां पे नॉन मेटल का भी यूज हम करते हैं। तो एलॉय क्या हुआ? तो एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल और नॉन मेटल। अब फिर से आते हैं इसके एग्जांपल पे। आयरन, प्योर आयरन जो होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, और थोड़ा सा अगर गर्म करोगे तो स्ट्रेचेबल होता है, तो तुरंत स्ट्रेच हो जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर प्योर आयरन काफी ज्यादा सॉफ्ट है और गर्म करने पे स्ट्रेच हो जा रहा है, तो फिर इतना हार्ड और स्ट्रॉन्ग गेट कैसे बना सकते हैं हम लोग? तो क्या किया जाता है कि उसको हार्ड करने के लिए उसमें करीब करीब 0.05% कार्बन मिलाया जाता है, तब जाकर के वो जो आयरन होता है वो आपका हार्ड होता है, और नहीं तो एकदम वो सॉफ्ट होता है। समझे? तो इस समय क्या किया कि आयरन को हार्ड करने के लिए उसमें क्या मिला है? कार्बन, तब जाके वो इतना हार्ड हुआ, नहीं तो उतना हार्ड वो आयरन होता नहीं है। उसी तरह से स्टेनलेस स्टील, स्टील का बर्तन देखे होंगे। लोहे का बर्तन में अगर आपको कोई खाना दे दे तो कैसा फील होगा? लोहा का बर्तन, आप एज्यूम कीजिए कि लोहे का चम्मच है, लोहे का प्लेट है, लोहे का सब कुछ है, आप उसमें खाना खाइएगा, उसका कलर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उसी आयरन को देखिए, आयरन, निकेल और क्रोमियम, ये तीन को मिला दिया जाता है एक डिफिनिट प्रोपोर्शन में। डिफिनिट प्रोपोर्शन मतलब एक फिक्स रेशियो में, तो आपका बन जाता है स्टेनलेस स्टील। अब ये स्टेनलेस स्टील का जो बिहेवियर होता है वो आयरन के बिहेवियर से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। किस तरीके से? आयरन में रस्ट लगता है, अगर आयरन को पानी में डुबा करके छत पे छोड़ दो, 2, 4, 10 दिन के बाद जाओगे तो क्या होगा? रस्ट लग जाएगा। स्टेनलेस स्टील 2, 4, 10, 20, 25, 50 दिन रखो, उसमें रस्ट। तो ये एक बिहेवियर आया कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है
किसके कंपेयर में? एमलगम। कितने लोग इसके बारे में जानते हो? ये एक कॉमन सा एलॉय है। आपके दांत के बीच में कभी कभी होल हो जाता, उस होल को फिल करने के लिए एमलगम का यूज किया जाता है। समझे? अब उसमें क्या होता है, देखिएगा ना कि आप डॉक्टर के पास जाइएगा तो एक पेस्ट तैयार करता है, पेस्ट, और वो पेस्ट क्या करेगा कि आपके दांतों के अंदर फिल कर देगा। वो जो पेस्ट होता है उसी पेस्ट को हम लोग एमलगम कहते हैं। एक्चुअली में एमलगम इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मरकरी, सिल्वर, टीन, जिंक, सबका एक डेफिनिट प्रोपोर्शन होता है, और तब जाके एमलगम बनाया जाता है और फिर आपके दांत के अंदर पेस्ट कर दिया जाता है। सिर्फ मरकरी भर देता तो बह के बाहर चलाता, लेकिन एमलगम बाहर आता है एलॉय। कॉपर जो होता है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पता है ना आपको, लेकिन उसी का एलॉय है आपका ब्रास और ब्रॉन्ज, कांसा और पित्तल, और दोनों जो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये कंडक्ट नहीं करता। आप ट्राई कीजिएगा घर पे, समझे? वैसे ही आपका सोल्डर आयरन होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट समझते हो कि किसी भी सब्सटेंस को, या कहा जाए कि मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू चेंज सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस चेंज करता है उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। इसमें आपका लीड और टीन से मिला के आपका सोल्डर बनता है। सोल्डर आप सब जानते होंगे, सोल्डिंग आयरन में इसका यूज़ किया जाता है। ये समझ में आया? अब हम फिर से वापस आते हैं। ये तो हो गया कि एलॉय की कहानी, और सिर्फ एलॉय की कहानी यहीं पर नहीं रुकता है। इस तरह से हमारे आसपास हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ एलॉय है। आप उसका एक चार्ट खुद से भी तैयार कीजिएगा। यहाँ पे जितना आपका बुक में दिया हुआ था उतना हम लिखे हैं, आपको इतने पर नहीं रुकना है, आपको और जाना है और सर्च करना है और लिखना है, तैयार करना है एक टेबल टाइप में कि आपके आसपास में और कौन से एलॉय हैं और उसके क्या क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। फिर से हम थोड़ा सा घूम के आते हैं। एलॉय बनाने का मकसद क्या है? इतना तो आप पढ़ें। तो एलॉय बनाने का मकसद क्या है? आखिर लोगों ने एलॉय का फॉर्मेशन क्यों किया? तो सबसे पहला चीज़ तो आया कि मेटल का स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। एलॉय जो होता है मेटल के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इसमें रस्ट नहीं लगता, समझे? ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा शाइन करता है। इस कारण से एलॉय का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। तो एलॉय भी एक मेथड है कि हम मेटल को किस तरीके से कोरिजन से बचा सकते हैं। जब भी आपको एलॉय बनाना हो तो कैसे एलॉय बनाएंगे? तो जो प्राइमरी मेटल है उसको मेल्टेन फॉर्म में ले लेते हैं। मेल्टेन मतलब पिघला करके, और फिर जो भी पार्टिकल इसमें मिलाना है, जो भी मेटल या नॉन मेटल मिलाना है, उसको उसमें एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिला जाते हैं। कोई भी जो एलॉय होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस कहने का मतलब होता है कि इसमें सारे मेटल या नॉन मेटल एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिले हुए रहते हैं। यह नहीं कि कहीं 10%, कहीं 5%, कहीं 2%, कहीं नहीं। आप गोल्ड के बारे में सोचो। गोल्ड के बारे में आपको पहले ही बताए होंगे कि प्योर गोल्ड जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसका आप मेटल ज्वेलरी नहीं बना सकते हो। प्योर गोल्ड दैट मीन्स 24 कैरेट। तो उसको हार्ड करने के लिए सिल्वर या कॉपर मिलाया जाता है, तब जाकर के गोल्ड आपका थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड नहीं रहेगा तो आप ज्वेलरी बनाओगे कैसे? अब इसी कारण से जो मार्केट में जो आपको जितना भी ज्वेलरी मिलता है, कोई कहेगा कि हम 24 कैरेट का चैन पहने, 24 कैरेट गोल्ड का चैन पहने हुए हैं, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है? झूठ। 24 कैरेट गोल्ड का अगर वो चैन पहनेगा तो इतना सॉफ्ट होगा कि उसको ऐसा पकड़िएगा तो टूट जाएगा, वो खिंचा जाएगा, बन ही नहीं सकता। तो उसको थोड़ा हार्ड करने के लिए उसमें थोड़ा बहुत कॉपर या
सिल्वर मिलाया जाता है। तो मार्केट के अंदर में एक अच्छा जो ज्वेलरी वाला शॉप है वो 22 कैरेट का देता है आपको, 22 कैरेट्स। 22 कैरेट्स का मतलब हुआ कि 22 पार्ट उसमें गोल्ड रहेगा और 2 पार्ट्स या तो सिल्वर या कॉपर हो सकता है। 20 कैरेट का मतलब कि 20 पार्ट्स गोल्ड एंड 4 पार्ट आइदर सिल्वर और कॉपर। 80 कैरेट का भी होता है, 16 कैरेट। अब तो आपके ऊपर दिमाग, आपके टैलेंट के ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा चोरी चमारी कर सकते हो। तो गोल्ड में भी मिलाया जाता है मेटल को, और ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि मिला करके वो चोरी करता है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलाना जरूरी होता है ताकि वो हार्ड हो सके। ठीक है ना? तो दैट्स अ स्टोरी ऑफ कोरिजन। तो कोरिजन था क्या? तो कोरिजन था कि स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मेटल ड्यू टू इंटरेक्शन विथ एनवायरमेंट। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कोरिजन? ये बहुत ही ज़्यादा पूछा गया सवाल है। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कोरिजन, कि कोरिजन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? तो 2 चीज नेसेसरी है। क्या? एक आपका है एयर और दूसरा है मॉइस्चर। क्या सिर्फ मॉइस्चर से कोरिजन हो जाएगा? नहीं, सिर्फ एयर से नहीं, दोनों चाहिए। ठीक है? हाउ यू कैन प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम द कोरिजन? तो अब उतना तक पूछा गया तो आप उसमें पेंटिंग, ग्रेजिंग, गैल्वेनाइजेशन और एलोइंग, ये चारों लिख सकते हो। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया गया व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन, या विच मेटल गोस अंडरगोस द गैल्वेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, कि कौन सा मेटल है जिसका गैल्वेनाइजेशन किया जाता है? तो स्टील और व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एमलगम? एमलगम का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? मरकरी, सिल्वर, टीन, जिंक। हाउ द ब्रॉन्ज डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर? कॉपर और ब्रॉन्ज में क्या डिफरेंट है? कॉपर इज एन एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर। फिर दोनों में डिफरेंट क्या है? कंडक्टिविटी, कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जानते हो ना, हमारे घर का जो वायर है पूरा का पूरा कॉपर वायर से बना हुआ, उसी का एलॉय आप ब्रॉन्ज ले लीजिए और उसका आप पूरे घर में वायरिंग करवा दीजिए, फिर बिजली पास होगा? नहीं होगा। ये दोनों में ये डिफरेंट है कि दोनों में कॉपर है, बोथ आर मेड अप ऑफ अ कॉपर, या बोथ आर द एलॉय ऑफ कॉपर, बट बोथ आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इसमें कंडक्टिविटी, पुअर कंडक्टिविटी होता है। और ये जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट मेटल के कंपेयर में बहुत कम होता है। समझ में आया? एक बार इसको तुम रीड करोगे, रीड करने के बाद एक काम और करोगे कि कुछ और एलॉय का आप टेबल डेटा तैयार करोगे और उसका बिहेवियर को स्टडी करोगे कि जो एलॉय है हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेटल, कि वो मेटल से किस तरीके से डिफरेंट है। ठीक है? चलो।